हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दोस्तों दिल खोलकर स्वागत है। अगर दोस्तों आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बीपीएससी द्वारा कराए गए जो 2011 में परीक्षा हुई थी दोस्तों उस पेपर को इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी की देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला ही प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था। दोस्तों थोड़ा प्रश्नों को हम जूम कर लेते हैं। कह रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था कौन थे? क्या समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, स्कंदगुप्त था या रामगुप्त था? तो दोस्तों आपको बताना है कि गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा हमारा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक है, क्या प्रताप रुद्र देव थे, रामचंद्र देव, मलिक कफूर या राणा रतन सिंह? तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा दोस्तों। रामचंद्र देव उस समय देवगिरी के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है कि कह रहा है कि शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? क्या राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह? ठीक है दोस्तों, तो शेर पंजाब की बात कर लिया जाए दोस्तों तो शेर पंजाब के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही कहा था जो लाठीचार्ज कराया गया था तो अंग्रेजों को बोला था कि अंतिम कील साबित होगी, तो लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। वही बात कर लेते हैं दोस्तों लाल बाल पाल की। तो इन तीनों में से केवल लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों, वही उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर जिसने जनरल डायल को गोली मारी थी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो क्या बोलते हैं प्रमुख था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 4 हमारा अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? क्या मौर्य वंश था, हर्यक वंश था, नंद वंश था या गुप्त वंश था? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि अजात शत्रु था जो वो किस वंश का था। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। तो हर्यक वंश का था। किस वंश का था? तो दोस्तों हर्यक वंश का था। वही हर्यक वंश की बात कर लिया जाए दोस्तों तो बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। किसने? तो बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु इस वंश का दूसरा शासक बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए वही अजातशत्रु को बात कर ले तो पितृहंता क्या बोलते हैं? तो पितृहीनता है बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि उसने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? तो पितृहीनता के उपनाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दराउल सफा क्या था? ठीक है दोस्तों, क्या एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि दारुल सफ़ा। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? तो दारुल सफ़ा। तो आपको बता दें दोस्तों एक खैराती हॉस्पिटल था। खैराती मतलब कि जो मुफ्त में इलाज करता हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 का कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? तो बाल गंगाधर तिलक। बात करते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की। तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इनकी पहली पुण्यतिथि पर यानी कि 1 अगस्त 1921 को 1 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराने के लिए तिलक तिलक कोष की स्थापना की जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इनकी 2 पत्रिकाएं हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में वह पूछा जाता है दोस्तों। तो उसे आप जान लीजिएगा, एक था केसरी और एक था क्या? तो मराठा था दोस्तों। और सुभाष ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये गणपति और शिवाजी जो महोत्सव है वो मनाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है दोस्तों, जिससे कि एक प्रश्न के साथ आप लोग को 2-3 प्रश्न और तैयार हो जाएं। चलिए प्रश्न नंबर 7 हमारा मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो प्रारंभिक राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो मगध की तो वो क्या था? तो राजगिरी था। क्या था दोस्तों? तो राजगिरी था, जिसे बाद में उदय ने बदल कर क्या किया था? तो इसके बाद पाटलिपुत्र राजगिरी के स्थान पर किसे बनाया था? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन उसके बाद पुनः कालाशोक ने पाटलिपुत्र से क्या तो राजगिरी में ही फिर अपना राजधानी वापस कर लिया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। वही बात कर लेते हैं मगध की स्थापना की। तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी और राजगिरी को उसी ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि
निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी ने, शेरशाह, हुमायूं या अकबर? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से किस शासक ने तीर्थ यात्रा जो कर लगाया जाता था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो अकबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा जो कर था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बात करते नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना बता दे रहे हैं दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कब? तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 हमारा है, ये तो सभी को बताना पड़ेगा। तृतीय बौद्ध सभा की स्थापना सभा की किस स्थान बुलाई गई थी? पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कह रहा है कि तक्षशिला में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है तृतीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी या बौद्ध सभा कहाँ हुई थी। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना ये भी कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जो 10 नंबर प्रश्न की, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, तो पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। पहला कहाँ हुआ? तो राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, तीसरा कहाँ? तो पाटलिपुत्र, और चौथा तो कुंडलवन। वही पहले की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो अजातशत्रु उस समय शासनकाल था। दूसरे की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो काला अशोक के शासनकाल में। तीसरे में वही हमारे अशोक, सम्राट अशोक। और चौथे की बात कर लिया जाए तो कनिष्क। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय वाला हुआ था। ठीक है दोस्तों, कौन वाला? तृतीय वाला, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न हमारा है 11 अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? ठीक है दोस्तों, तो 11 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों फटाक से इस प्रश्न का बताइए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अस्थायी बंदोबस्त था जो कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू किया गया था, तो जमींदारों के साथ था। ठीक है दोस्तों, अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था की पूछता तो किसानों के साथ था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त पूछा है, इसमें अंग्रेज किससे अपनी लगान लेते थे? तो लगान लेने के लिए जमींदारों का ये लोग उपयोग करते थे। जमींदारों के माध्यम से वो लोग अपनी कर वसूलते थे किसानों से। चलिए 12 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन पिता थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या राजा राम मोहन राय? ठीक है दोस्तों, तो 12 नंबर प्रश्न की आप लोग देख लीजिए दोस्तों, और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जवाब हम बता दे रहे हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। दोस्तों इनसे, राजा राम मोहन राय से बहुत से प्रश्न बनते हैं। इनका पूरा बायोडाटा एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे दो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, 815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और उससे भी इम्पोर्टेंट 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनके ही अथक प्रयास के द्वारा जो सती प्रथा का अंत हुआ था विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 13 देख ले रहे हैं हमारा। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना धर्म के बारे में जो प्रवर्तन किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी कि जो सबसे पहले बार उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया था। तो दोस्तों वो सबसे पहले बार कहाँ? तो सारनाथ में बताए थे। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बी सही हो जाएगा। वही पूछेगा सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। और आपको दोस्तों बताना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, या बोल सकते हैं देह त्याग कहाँ किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 14 हमारा है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? क्या हमारा ऑप्शन ए दिया है कि अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि स्वशासन सुनिश्चित करना, तीसरा कह रहा है उत्तरदायी सरकार, चौथा कह रहा है कि स्वयं की सरकार। ठीक है दोस्तों, तो 14 का आपको बताना है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, तो उसका उद्देश्य क्या था।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि स्वराज यानी कि स्वयं की शासन, तो हमारा ऑप्शन नंबर स्वशासन सुनिश्चित करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो 15 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो गांधी इरविन समझौते की बात कर लेते हैं। तो 5 मार्च, कब दोस्तों? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी समझौते के बाद गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था इरविन के द्वारा, और इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गए थे, यानी कि गए थे। एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने और कांग्रेस में भाग लिया था। वही तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए दोस्तों, तो भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण देख लीजिए। अभी हमने पूछा, अभी प्रश्न आ भी गया कि महापरिनिर्वाण यानी कि उन्होंने गृह त्याग की घटना कहाँ की थी? ठीक है दोस्तों, महापरिनिर्वाण की मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कुशीनारा में। कहाँ दोस्तों? तो कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, वही कुशीनारा को वर्तमान में पावापुरी के नाम से जानते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न हो गया। हम लोग 17 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया गया कौन से वर्ष में? 1918 में, 20 में, 1921 में या 1922 में? असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी 1920 में शुरू किया गया था। हमारा यहाँ से एक प्रश्न है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू किया गया था उस दिन किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 3 हुआ था दोस्तों। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 हुआ था, 1930 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है दोस्तों, तो 1932 वाला कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। पूछ रहा है 1932 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो तीसरा हुआ था। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर का आपको बताना है। आप सभी लोग जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ दोस्तों? तो कुंडग्राम में हुआ था। मद्रास महासभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कौन से वर्ष में? 1880 में, 1881 में, 1882 में या 1883 में? ठीक है दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न को आपको बताना है कि मद्रास महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या? तो 1883 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी बोस। 21 नंबर का दोस्तों बताना आप लोगों की प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? तो 1867 में इन्होंने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1867 में बम्बई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? 22 नंबर प्रश्न का आपको बताना है दोस्तों। क्या सिंगदरिया, लोथल, महास्थानागढ़ या नागपत्तनम? तो सभी लोग जानते हैं एकमात्र स्थान जो बहुत चर्चित है रहता है हमेशा प्रश्नों में, परीक्षाओं में, लोथल एक। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक और सिंपल सा प्रश्न आ गया, मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट। क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार था? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी या भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना था? ठीक है दोस्तों, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट जानते होंगे। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी 1919 में आई थी। तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही मार्ले मिंटो की सुधार का अधिनियम पूछता दोस्तों तो क्या हो जाता? तब हमारा 1919 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वही स्वतंत्रता अधिनियम भी याद कर लीजिए कब आया था? तो 1947 का आधार बना था। और भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अभिधान निभाया था तो कौन था? तो 35 का अधिनियम था। चलिए प्रश्न नंबर 24 हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72, 82। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न के अलावा एक मेरा प्रश्न है कि
इसी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिभागी शामिल हुए थे या प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो 24 नंबर का आप लोग जान लीजिए क्या सी सही हो जाएगा क्या, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना कितने मुस्लिम शामिल थे पहले प्रथम अधिवेशन में। ठीक है, चलिए कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, तो कल्हड़ की बात कर लिया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की पुस्तक है, जो इतिहास की एक प्रमुख पुस्तकों में से है, जो कहाँ की, तो कश्मीर की इतिहास को बताती है। और इंडिका की बात कर लिया जाए दोस्तों तो मेगास्थनीज की, अर्थशास्त्र की बात कर लिया जाए तो विष्णुगुप्त की है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्रनाथ, B.R. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो 26 नंबर की प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछेगा तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे, तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये भारतीय नहीं पूछेगा तब क्या बताना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे तब, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सही। भारत के पूछेंगे तो राजगोपालाचारी, अगर भारतीय नहीं लिखाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, जूनागढ़ में, भितरी में, नासिक में या सांची में। ठीक है दोस्तों, रुद्र दमन की प्रथम उपलब्धियां वर्णित हैं। प्रश्न नंबर 27 का आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रुद्र दमन का संबंध तो है जूनागढ़ से। ठीक है दोस्तों, तो 27 नंबर का ये सही हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न नंबर 28 की गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। ठीक है दोस्तों, तो 28 नंबर प्रश्न का आप लोगों को जवाब बताना है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। वही पूछेगा दोस्तों कि कौन प्रथम महिला जिसने सल्तनत को शुरू किया था या भारत के शासन पे राज किया था, तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 अभिनव भारत से कौन संबंधित है, B.D. सावरकर, C.R. दास, B.C. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक या M.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, तो 29 नंबर प्रश्न को बताइए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों B.D. सावरकर इसका सही जवाब हो जाएगा, विनय दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की संस्था नामक शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, अभिनव भारत नाम की जो संस्था थी 1904 में B.D. सावरकर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 से पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में, पांसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। तो 30 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पानी किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बलुई मिट्टी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 31 है, इस सब रखने वाले हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस में दिखता है, 10 से 40 mm, 40 से 70 में, 740 से 10,000 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो 400 से 700 के बीच में सौर विकिरण को देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 31 नंबर का। प्रश्न हमारा, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, दांडी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो 32 नंबर का प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है, जो बहुत ही सरल है, सभी लोग जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी देरी के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था, तो करो या मरो तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और इसी समय एक नारा है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, बांटो और छोड़ो। फिर से सुन लीजिए, बांटो और छोड़ो किसने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था। प्रश्न नंबर 33 हमारा, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, चिकनी मिट्टी में, पांसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक जो है कोशिका प्रभावी होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, चिकनी मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न का देख लीजिए दोस्तों कि कौन सा ऐसा जो सौरमंडल का भाग नहीं है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए निहारिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह क्या है, तो सौरमंडल के भाग है। ग्रह वे हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह वे हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
35 नंबर प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, रांची, पटना, बागीपुर। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर का जवाब बताना है आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बांकीपुर। कहाँ हो जाएगा तो दोस्तों? बांकीपुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 36 है, झारखंड में कोयला की खान स्थित है? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में? ठीक है दोस्तों, तो 36 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों? फटाक से सोचकर बताइए कि क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? झरिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? झरिया ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो 37 नंबर का बताना है कि कहाँ पर स्थित है। क्या कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है या चीन में है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चीन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चीन सही हो जाएगा। टकला मकान कहाँ पर है दोस्तों? तो चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 हमारा, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, क्या तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी एवं तिलक ने या चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने? ठीक है दोस्तों, तो बात करते हो स्वराज दल की। तो दोस्तों ये कौन कौन थे तो बताइए दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। अब कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1930 में किया गया था। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना में, दरभंगा में, धनबाद में या टाटानगर में? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। 39 नंबर प्रश्न का दोस्तों बताना है, तो ये कहाँ पर है? तो धनबाद में है। कहाँ है दोस्तों? तो धनबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 40 हमारा, कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक, भूपेक्षी, पर्वत निर्माणकारी बल या बहिर्जात बल? ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एस.पी. ब्लॉट्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? 41 नंबर का बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 41 नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और आपको बताना है तो ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है दोनों चीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक दोस्तों, चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम में। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला, प्राणीमल और जलवान की लकड़ी। कोयला, गैस, तेल और जलवान की लकड़ी। ठीक दोस्तों, तो 42 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोयला, गैस, तेल और जलवान की लकड़ी क्या है? तो वाणिज्यिक स्रोतों में शामिल है। चलिए 49 नंबर को देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों को श्रृंखला में, और यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो दोस्तों तो ज़रूर बताना। अगर किसी तरीके का समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताना दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 हमारा, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से या उपयुक्त में से सभी? तो 43 नंबर का आप लोगों को बताना है कि महाद्वीप अलग किस कारण हुए थे? तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप क्या हुए थे? अलग हुए थे। आपको बताना है कि विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या था, क्या है? प्रश्न नंबर 44 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रस, गोखले, माई पॉलिटिकल ग्रुप या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ठीक है दोस्तों, तो 44 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए दोस्तों, तो उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखी है? तो गीता रहस्य लिखी है। कौन सी पुस्तक? तो गीता रहस्य। वही बात कर लेते हैं दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जे.एल. नेहरू। किसने? तो जे.एल. नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी हुई है। आपको बताना है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी दोस्तों। इसको छोड़ दीजिए, करंट का नहीं है। 1994 में जब ऊर्जा की व्यय हो रही थी तो उस समय का पूछा है। चलिए प्रश्न नंबर 46 हमारा, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव, हार्मुज, बॉस्फोरस या मलक्का? ठीक है दोस्तों, तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो बाब अल मंदेव
कौन है तो बाबल मंदों है, जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। और बाबल मंदों को क्या बोलते हैं तो आंसुओं का द्वार बोलते हैं। आंसुओं का द्वार किसे बोला जाता है दोस्तों, तो बाबल मंदिर को बोला जाता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, उनकी समुद्र से दूरी है, शिमला में बर्फबारी है या अमृतसर में प्रदूषण है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अक्षांश एक है तो वहाँ की जलवायु भी एक होनी चाहिए, लेकिन अमृतसर और शिमला में उनकी क्या है तो जलवायु अलग अलग है। तो उसका कारण पूछ रहा है, क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम तेल संकट कब हुआ? 1950 और 60 के दरमियान, 30-40 के दौरान, 90 या 2000 के दौरान, 1970 या 1980 के दरमियान तेल या ऊर्जा संकट हुआ था भारत में। ठीक है दोस्तों, तो 48 नंबर का जवाब बताना आप लोगों का कि क्या सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1970 जो 80 का समय दिया गया दोस्तों, इस समय भारत में तेल और ऊर्जा की कुछ दिक्कत हो गई थी, यानी कि संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 1950 दो प्रश्न और देख लीजिए और बस। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, आपको बताना 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 49 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, हिंद महासागर। कहाँ पर स्थित है तो हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज है। प्रश्न नंबर है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। 50 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए और हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा।